गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? हिस्ट्री में हम चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अब तक सामाजिक परिवर्तन का युग पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। बच्चों, यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में माने जाने वाले रूस में भी क्या हुआ, समीकरण उलट गया था। सन 1917 में अक्टूबर क्रांति के द्वारा जो रूस की सत्ता थी उस पर जो समाजवादी थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। मैंने आपको पहले बताया था कि समाजवाद जो था वो किस चीज़ का समर्थन करता था कि मतलब कि किसी एक संपत्ति पे जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होके पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, है ना। उनका मानना था कि पूंजीवादी जो लोग हैं वो उद्योग धंधे स्थापित तो करते हैं लेकिन उन उद्योग धंधों को चलाने के लिए मेहनत कौन करता है? श्रमिक। तो वो कहते थे कि जो भी लाभ हो, जो भी उन उद्योग धंधों से जो भी प्राप्त हो उसका व्यक्ति के काम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर उस धन को बांटना चाहिए। और बच्चों, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है। रूसी साम्राज्य 1914। बच्चों, सन 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य का जो जार निकोलस सेकंड का शासन था, है ना, रूस पर और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अतिरिक्त आज का जो फिनलैंड है, जो लातविया है, जो लिथुआनिया है, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ क्षेत्र जो थे वो किसके अंग थे? वो रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक बच्चों फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के तहत आते थे। और रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी क्या थे? सम्मिलित थे। अब पढ़ेंगे बच्चों अर्थव्यवस्था और समाज। बच्चों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो रूस की जनसंख्या थी उसका एक बहुत बड़ा भाग जो था खेती बाड़ी के कार्यों में लगा हुआ था और रूसी साम्राज्य की करीब 85% जनता जो थी वो आजीविका के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती पर निर्भर थी, है ना। और यूरोप में अन्य किसी भी देश में खेती पर निर्भर जनता का प्रतिशत जो था वो इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भरता सिर्फ कितनी थी? 40-50% से अधिक नहीं थी, है ना। और रूसी साम्राज्य के जो किसान थे अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ बाजार के लिए भी क्या करते थे? पैदावार करते थे। मतलब उनके पास इतनी अधिक पैदावार होती थी कि वो अपनी तो आवश्यकताएं पूरी करते ही थे, बाकी जो है क्या करते थे? बचा हुआ अनाज वो क्या करते थे? बाजार में जाकर बेच देते थे। बचा हुआ इतना बच भी जाता था बेचने के लिए। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा क्या था? निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे चलते थे। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। हालांकि अधिकांश उत्पादन कारीगरी करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी क्या थे? मौजूद थे। अधिकतर कारखाने बच्चों 1890 के दशक में शुरू हुए थे और जब रूस के रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था, है ना, उसी समय रूसी उद्योगों में जो विदेशी निवेश थे उनकी भी वो भी तीव्रता से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ सालों में रूस में क्या होने लगा? रूस में जो कोयले का उत्पादन था वो दुगना और स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। सन 1900 तक कुछ क्षेत्रों में तो कारीगरों और कारखानों
मज़दूरों की संख्या लगभग क्या हो गई थी, बराबर हो गई थी। बहुत से कारखाने और उद्योगपतियों की क्या थी, निजी संपत्ति थे। मैंने बताया था ना, बड़े बड़े उद्योगपति थे जो कारखाने लगा लेते थे और मज़दूरों को क्या मिलता था, बहुत ही कम वेतन मिलता था। और काम की पाली के घंटे जो क्या थे, निश्चित थे, मतलब टाइम निश्चित था कि इतने घंटे तक आपको काम करना ही है। इस बात का ध्यान रखने के लिए जो सहकारी विभाग की बड़ी फैक्ट्री पर क्या रखते थे, सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे और मज़दूरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली बच्चों प्राय 15-15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मज़दूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पाली में ही काम करते थे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मज़दूरों की दशा। सामाजिक स्तर पर मैंने आपको बताया जो मज़दूर थे वो बटे हुए थे और कुछ मज़दूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, मतलब जहां से वो बिलोंग करते थे। और मज़दूर, बहुत से मज़दूर जो थे स्थायी रूप से कहाँ पर, नगर में ही आकर बस चुके थे काम की वजह से, है ना। और उनके मध्य जो है योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी बहुत फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मज़दूर ने कहा था कि जो धातु कर्मी मज़दूरों में खुद को क्या है, साहब मानते थे और उनके काम में अधिक प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता जो रहती थी। बच्चों सन 1914 में फैक्ट्री मज़दूरों में औरतों की संख्या जो थी वो 31% थी, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनको क्या होता था, वेतन कम मिलता था। और मज़दूरों के मध्य जो मौजूदा फासला था वो किससे पता चलता था, उनके पहनावे से और उनके व्यवहार से दिखाई देता था। यदि भी कुछ मज़दूर जो थे, मज़दूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय क्या किया था बच्चों, एक दूसरे की सहायता के लिए संगठन भी बना लिए थे, और लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। और इन भिन्नताओं के होने पर भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उनके मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मज़दूर एकजुट होकर क्या कर देते थे, हड़ताल कर देते थे। अब बच्चों मज़दूरों की दशा के बाद हम पढ़ेंगे कृषकों की दशा, मतलब कि जो किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी। देहात की अधिकतर जो भूमि थी, भूमि पर जो किसान थे वो खेती करते थे, है ना, लेकिन जो विशाल संपत्ति पर जो सामंत थे, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का अधिकार था। मज़दूरों की तरह किसान भी, स्टूडेंट्स, बटे हुए थे। किसान बहुत ही क्या थे, धार्मिक स्वभाव के थे, बहुत रिलीजियस थे। और रूस के किसान जो थे बहुधा लगान भी नहीं चुकाते थे, है ना, टैक्स भी नहीं देते थे। कई स्थानों पर तो जमींदारों की क्या कर दी गई थी, हत्या भी की जा चुकी थी। और सन 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं जो थी वो बड़े पैमाने पर घटित हुई। और सन 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। बच्चों रूसी किसान जो थे यूरोप के अन्य किसानों की तुलना में एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी जो उनकी सारी भूमि थी उसको अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार किसानों की भूमि को बांटता था। स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रूस में समाजवाद। सभी बच्चे होमवर्क सुनेंगे। होमवर्क में बच्चों आपको क्या करना है, आपको घर से जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, वो सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।